हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चाइना के डेवलपमेंट जर्नी के बारे में। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हाय, आई एम नाज़मिन। लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। ठीक है। चाइना जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी और कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन में से एक है। हज़ारों सालों से यहाँ एग्रीकल्चर, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और एक रिच कल्चरल ट्रेडिशन का डेवलपमेंट होता रहा है ना। लेकिन जो मॉडर्न चाइना की इकोनॉमिक स्टोरी है ना, उसको समझने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना पड़ेगा ना। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 1949 से। 1949 में क्या हुआ था कि चाइनीज़ सिविल वॉर के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जिसके जो मेन लीडर थे माओ जेडोंग, है ना, मेनलैंड चाइना में इनकी सत्ता आई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हुई। चाइनीज़ सिविल वॉर जो है ना वो मेनली कम्युनिस्ट पार्टी और उनके वर्ड में कॉमिटांग यानी नेशनलिस्ट पार्टी के बीच हुआ था। आखिरकार जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश कर लिया, जबकि जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वो ताइवान चली गई। ठीक है। अब जो माओ जेडोंग हैं उनकी बात करें तो वो एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेन लीडर थे। 1949 के बाद उन्होंने चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को शेप करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। माओ की लीडरशिप में चाइना ने सोशलिस्टिक प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाया। इस सिस्टम में क्या होता है कि लैंड, इंडस्ट्रीज और मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन और लैंग्वेज वहाँ की। अब अगर हम प्रेजेंट डे चाइना को देखें तो चाइना आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस में से एक है। 2025 के एंड में चाइना की ऑफिशियल पॉपुलेशन को लगभग कितना बताया गया है, 140.5 करोड़, मतलब उसके नियर अप्रॉक्स बताया गया है। नेक्स्ट 2026 के करंट एस्टिमेट्स में भी चाइना की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन यानी करीब 140 करोड़ के ही आसपास बताया गया है। और आज चाइना दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया फर्स्ट है और चाइना सेकेंड। ठीक है। लेकिन अब चाइना की जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है। क्या देखा गया है कि 2025 में चाइना में लगभग 79.2 लाख बर्थ हुई, जबकि डेथ कितनी हुई है, 1.13 करोड़। तो क्या हो रहा है कि बर्थ कम हुई है और डेथ ज़्यादा हुई है ना। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके साथ चाइना में जो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब बढ़ते हुए जो ओल्ड पीपल हैं, है ना, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना। 2025 के एंड तक लगभग 23% पॉपुलेशन जो है ना वहाँ की, वो 60 ईयर्स या उससे ऊपर है। ठीक है। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो चाइना एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ मैंडरिन के अलावा कैंटोनीज, वू, मिन और कई माइनॉरिटी लैंग्वेजेस और रीजनल वैरायटीज़ भी बोली जाती है ना। ठीक है। लेकिन चाइना की जो स्टैंडर्ड नेशनल लैंग्वेज है उसको फुटोंगवा, जिसे हम स्टैंडर्ड मैंडरिन कहते हैं, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, सो इफ़ इट इज़ रॉन्ग प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके। नेक्स्ट है 2026 में चाइना का रिवाइज लैंग्वेज लॉ भी अपनाया गया, जिसने पुतोंगवा और स्टैंडर्ड चाइनीज़ कैरेक्टर्स को नेशनल कॉमन लैंग्वेज के रूप में और स्ट्रेंथन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है ना, बल्कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, एजुकेशन और गवर्नमेंट जैसे एरियाज़ में पुतोंगवा और स्टैंडर्ड चाइनीज़ कैरेक्टर्स को कॉमन स्टैंडर्ड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। अब हम इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर आते हैं। अब अगर हम चाइना की इकोनॉमी को देखें तो 1949 के बाद चाइना ने एक सोशलिस्टिक प्लान्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया ना। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा और प्रोडक्शन और रिसोर्सेज के एलोकेशन में सेंट्रल प्लानिंग को इंपॉर्टेंट रोल दिया। लैंड और मेजर इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट का या कलेक्टिव ओनरशिप को इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है। माओ जेडोंग की लीडरशिप में चाइना ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसका एम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करके इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोशलिस्टिक इकोनॉमी बनाना था। लेकिन ये जो डेवलपमेंट की जर्नी थी इसमें चाइना की पॉलिसीज टाइम टू टाइम बदलती चली गई। पहले रैपिड कलेक्टिविजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश हुई। फिर पॉलिटिकल और सोशल कैंपेन्स आए और बाद में चाइना ने मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ मूवमेंट किया। चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम मेन 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही आपके जो 5 पॉइंट्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है। सेकंड है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। थर्ड है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। फोर्थ है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। और फिफ्थ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है। एक एक करके हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट आते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड पे। 1958 में माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन यानी जीएलएफ शुरू किया था। उस टाइम पर चाइना की जो इकोनॉमी थी ना वो लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड थी।
माओ ये चाहते थे कि चाइना एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाए और एक मॉडर्न सोशलिस्टिक इकोनॉमी बने। इसलिए जीएलएफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइना की एग्रेरियन इकोनॉमी को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसके लिए सिर्फ लार्ज फैक्ट्रीज पर डिपेंड ही नहीं किया गया ना, लोगों को अपने विलेजेस और यहाँ तक कि अपने बैकयार्ड्स में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए इनकरेज किया गया। इन बैकयार्ड इंडस्ट्रीज में खास तौर पर क्या होता था कि आयरन और स्टील प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। लोगों ने अपने घरों के बैकयार्ड में मतलब छोटे छोटे फर्नेसेस बनाए और उनमें आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने की कोशिश की। आइडिया क्या था कि अगर पूरे कंट्री में लाखों लोग, है ना, सब मिल करके या सब अपने अपने एंड से अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो चाइना बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा सकेगा। लेकिन ये जो कई बैकयार्ड फर्नेसेस होते थे ना, उनमें जो प्रोड्यूस मटेरियल होता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। कई जगह यूज़फुल स्टील की जगह लो क्वालिटी मेटल प्रोड्यूस हुआ और रिसोर्सेज और लेबर भी इस एक्टिविटी में लग गए, मतलब उनका मतलब बेहतर यूज़ नहीं हो पाया ना। नेक्स्ट जो है इसमें एक फैमिलियर वर्ड है वो है पीपल्स कम्यून्स। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान रूरल चाइना में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया, पीपल कम्यून का क्रिएशन किया गया। इसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांव है उसमें 100 परिवार रह रहा है, ठीक है। पहले हर फैमिली अपने छोटे छोटे फार्म पर मतलब खेत पर काम करता था। फैमिली खुद ही डिसाइड करती थी कि क्या वो ग्रो करेगी, कितना मेहनत करना है, कौन मेहनत कर रहा है और क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और फिर उसकी प्रोडक्शन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती थी। अब ये जो कम्यून सिस्टम था इसमें क्या होता था कि कई फैमिलीज और उनके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को एक बड़े कलेक्टिव यूनिट में ऑर्गेनाइज कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि हर फैमिली को ज़मीन की प्राइवेट ओनरशिप मिल गई थी, बल्कि लैंड को कलेक्टिवली यूज़ किया जाता था और फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कम्यून के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता था। मतलब कि कई छोटे इंडिविजुअल फार्म्स को एक बड़े कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर दिया गया, सबको मतलब मिला दिया गया ना, और सबको मिलकर उस पर काम करना होता था। कम्यून सिर्फ एग्रीकल्चर तक लिमिटेड ही नहीं था ना, कई कम्यून्स में कलेक्टिव किचन जैसा फॉर्मेट था, स्कूल्स और दूसरी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की गई। इस सिस्टम के पीछे आइडिया ये था कि लैंड, लेबर और अदर रिसोर्सेज को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करके अगर प्रोडक्शन और किया जाए तो प्रोडक्टिविटी जो है वो तेज़ी से बढ़ सकती है। 1958 तक लगभग 26,000 कम्यून्स बनाए गए थे और उन्होंने लगभग पूरी रूरल फार्म पॉपुलेशन को कवर कर लिया था। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए ना तो इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहले तो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे जब इंडिविजुअल फार्मर की मेहनत और उसके पर्सनल बेनिफिट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना, तो इंडिविजुअल इंसेंटिव भी इफेक्ट होता है। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ पर इसका पूरा बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है, लोगों को कलेक्टिवली मिल रहा है ना, तो आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा प्रोडक्शन टारगेट बहुत एम्बिशियस रखे गए, मतलब वहाँ जो ऑफिसर्स होते थे, गवर्नमेंट होती थी, वो बहुत ही एम्बिशियस प्रोडक्शन टारगेट रखते थे जिसको अचीव करना मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन नहीं होता था। कई लोकल ऑफिशियल्स पर प्रेशर था कि वे ये शो करें कि उनके एरियाज़ में प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी प्रेशर के कारण कई ऑफिशियल्स ने एक्चुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन रिपोर्ट करा दी और यहीं से जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे बहुत सीरियस होने लगी। आगे हम देख सकते हैं कि कैसे ये सीरियस हुई। नेक्स्ट है इसमें, इसी दौरान जो हुआ था एक इवेंट, वो था ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन का ना, जो सूखा पड़ गया था, ठीक, भुखमरी की जो हालत हो गई थी ना। 1959 से 1961 के बीच चाइना में एक बहुत ही सीरियस फूड क्राइसिस आया जिसे ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि फेमाइन आखिर इतनी सीवियर कैसे हो गई ना। देखिए क्या हुआ कि लोकल ऑफिशियल्स ने कई जगह एक्चुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन रिपोर्ट कर दी कि यहाँ पर तो मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे कई ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उससे कई ज़्यादा उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। मान लीजिए किसी एरिया में एक्चुअल में 100 यूनिट्स ग्रेन ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो रिपोर्ट में अपने क्या भेज रहे हैं कि 150 यूनिट्स बता रहे हैं ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि वहाँ तो इनपुट 150 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो इस रिपोर्टेड प्रोडक्शन के ही आधार पर गवर्नमेंट जो होती थी वो फार्मर से अपना ग्रेन प्रोक्योरमेंट करती थी और टैक्सेस कलेक्ट करती थी। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन तो उतनी थी ही नहीं ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने रिपोर्टेड फिगर्स के बेसिस पर जितना ग्रेन कलेक्ट किया उसके बाद फार्मर्स और रूरल हाउस होल्ड्स के पास अपने कंजप्शन के लिए बहुत कम फूड बच जाता था, ठीक है। टैक्स के फॉर्म में, ग्रेन प्रोक्योरमेंट के फॉर्म में वो उनके पास से चला जाता था। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह बन गई थी कि एक्चुअल प्रोडक्शन तो कम थी, प्रोडक्शन रिपोर्ट ज़्यादा हो रही थी, गवर्नमेंट ने ज़्यादा ग्रेन लोगों से कलेक्ट कर लिया, लोगों के पास खुद के लिए कम ग्रेन बचता था, फूड शॉर्टेज बढ़ी और फेमाइन जो होगी वो गंभीर होती चली गई। सिर्फ मतलब ये रीज़न ही नहीं था, अदर भी कुछ जो नेचुरल रीजंस थे वो भी थे उस टाइम के, ठीक है। इसके साथ कलेक्टिवाइजेशन
अनरियलिस्टिक प्रोडक्शन टारगेट्स और एग्रीकल्चर लेबर को दूसरे एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट करना और ड्राफ्ट्स और फ्लड जैसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। इस फेमाइन में जो लोगों की डेथ की जो आंकड़े बताए जाते हैं उसके अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, फिर भी ये आंकड़ा बताया जाता है कि लगभग 30 मिलियन या उससे भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, इस पूरे एक्सपीरियंस से जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिल रहा है वो ये है कि जब हम किसी डेवलपमेंट गोल को बहुत तेज़ी से अचीव करने की कोशिश करते हैं ना, और स्पीड के चक्कर में ग्राउंड रियलिटीज़, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, तो डेवलपमेंट की कोशिश का निगेटिव इफेक्ट भी सामने आ सकता है ना। नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक आता है 4 पेस्ट कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान ही एक और इनिशिएटिव चलाया गया था जिसे 4 पेस्ट कैंपेन कहा गया। इसमें 4 पेस्ट जो थे उनको टारगेट किया गया, रैट्स, फ्लाइज, मॉस्किटो और स्पैरोज। इस फेमस 4 पेस्ट लिस्ट में स्नेक शामिल नहीं थे। अब इन पेस्ट को टारगेट करने के पीछे अलग अलग रीजंस थे। रैट्स को फूड और ग्रेन को नुकसान पहुंचाने वाला पेस्ट माना जाता था, फ्लाइज और मॉस्किटोज को डिजीज फैलाने से जोड़ा जाता था, और स्पैरोज को क्रॉप्स और ग्रेन खाने वाला पेस्ट माना गया। इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों को इन पेस्ट को बड़े स्केल पर एलिमिनेट करने के लिए इनकरेज किया, मतलब इनको मारने के लिए इनकरेज किया। स्पैरोज के जो खिलाफ कैंपेन था ना वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। लोग स्पैरोज के नेस्ट डिस्ट्रॉय करते थे, जो स्पैरो के एग्स और चिक्स होते थे ना उनको नष्ट कर देते थे, और उन्हें लगातार, मतलब जैसे ही वो लोग पेड़ पे आके बैठती थी ना स्पैरो, वैसे ही इतना ज़्यादा शोर करते थे या किसी भी तरीके से इस तरीके की एक्टिविटी करते थे ना कि वो लोग पेड़ पर या कहीं पे भी आके बैठे ही नहीं, ताकि वो थक जाएं। ठीक है, पर वो थक कर ज़मीन पर ना बैठें। लेकिन इसका एक जो कॉन्सिक्वेंस था बहुत बुरा, वो भी सामने आया ना। स्पैरोज क्या करते थे, सिर्फ ग्रेन्स तो नहीं खाते थे, वे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और क्रॉप पेस्ट भी खाते थे। जब स्पैरोज की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई तो इंसेक्ट्स और पेस्ट की संख्या जो थी वो बढ़ गई। अब ये पेस्ट क्रॉप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, क्योंकि खेतों में नुकसान हो गया ना, इसलिए इसका जो नेगेटिव इफेक्ट था वो प्रोडक्शन पर भी सामने आया। यानी एक पेस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश में नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस जो था वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। ये एग्जाम्पल हमें ये भी बताता है कि किसी पॉलिसी का सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट देखना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है या अक्लमंदी नहीं है, उसके इनडायरेक्ट और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझना ज़रूरी है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्टर्बिंग रिलेशन बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, चाइना के डेवलपमेंट प्रोसेस में एक एक्सटर्नल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट था, उसके रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। 1949 के बाद चाइना और सोवियत यूनियन इनिशियली क्लोज एलाइज बन गए थे। सोवियत यूनियन ने चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल असिस्टेंस दी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ सालों बाद दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में डिफरेंसेस आने लगे। इस डिफरेंसेस को समझने के लिए हमें निकिता क्रुश्चेव और माओ जेडोंग की अप्रोचेस को समझना होगा, उनकी आइडियोलॉजीज़ को। ठीक है, 1953 में स्टालिन की डेथ के बाद निकिता क्रुश्चेव सोवियत यूनियन के एक मेन लीडर बने। 1956 में क्रुश्चेव ने स्टालिन की कई पॉलिसीज़ और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ऑथोरिटेरियन तरीके को क्रिटिसाइज़ किया ना। उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी पर जोर दिया। इसका मतलब था कि सोवियत यूनियन और कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद हर डिसएग्रीमेंट का सॉल्यूशन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की थ्रू निकालना ज़रूरी नहीं था, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, माओ जेडोंग जो थे वो इस अप्रोच से पूरी तरह सहमत नहीं थे। माओ का मानना था कि रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल को कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए, और कैपिटलिस्ट पावर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए दोनों कंट्रीज़ के बीच डिसएग्रीमेंट केवल फॉरेन पॉलिसी का नहीं था, ये इस बात पर भी था कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में लीडरशिप को लेकर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच राइवलरी बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो रिलेशनशिप पहले कॉपरेशन और एग्रीमेंट पर बेस्ड था वो डिसएग्रीमेंट और राइवलरी में बदल गया। इसी प्रोसेस को साइनो सोवियत स्प्लिट भी कहा जाता है। इस स्प्लिट के बाद सोवियत यूनियन ने अपने कई एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस को चाइना से वापस बुला लिया, जिससे चाइना के कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। बाद में चाइना और सोवियत यूनियन के बीच बॉर्डर टेंशन्स भी बढ़ी और 1969 में दोनों देशों के बीच आर्म्ड बॉर्डर क्लैशेस तक हो गए थे। ठीक है, और ये सोवियत यूनियन प्रेजेंट डे रशिया, यू नो इट ना। नंबर 2 है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है, चाइना की हिस्ट्री में एक और मेजर फेज आया था, वो था ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये मूवमेंट 1966 में माओ जेडोंग के लीडरशिप में शुरू हुआ और 1976 तक चला। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि चाइनीज सोसाइटी और कम्युनिस्ट पार्टी में मौजूद आइडियाज़, वैल्यूज़ और इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना।
जिन्हें माओ और उनके सपोर्टर्स रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट प्रिंसिपल के लिए हार्मफुल मानते थे। ठीक है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते थे द फोर ओल्ड्स। वो लोग बोलते थे द फोर ओल्ड्स, ओल्ड आइडियाज़, ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम, ओल्ड हैबिट्स। इसका मतलब क्या था कि ओल्ड आइडियाज से उन ट्रेडिशनल या पुराने विचारों को रिफ़र किया जा रहा था जिन्हें माओइस्ट जो ये माओवादी लीडरशिप रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट थिंकिंग के खिलाफ मानते थे। ठीक है, ओल्ड कल्चर में ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीव्स और वैल्यूज़ को चैलेंज किया गया। ओल्ड कस्टम्स का मतलब कि पुराने जो सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थे जिन्हें नई सोशलिस्टिक सोसाइटी के लिए अनसुइटेबल माना गया, उनको भी हटाना। और ओल्ड हैबिट से लोगों की पुरानी सोशल और कल्चरल हैबिट्स को रिफ़र किया गया जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत थी। इसलिए कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान इन फोर ओल्ड्स को चैलेंज करने और नई रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्टिक कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई। इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स और यंग पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिला। स्टूडेंट्स के ग्रुप्स, जिन्हें रेड गार्ड्स भी कहा गया, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए मोबिलाइज किए गए। लेकिन कल्चरल रिवॉल्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। माओ चाहते थे कि अर्बन स्टूडेंट्स और एजुकेटेड प्रोफेशनल सिर्फ क्लासरूम, ऑफिसेज और सिटीज़ तक ही लिमिटेड ना रहें। उनका मानना था कि उन्हें वर्कर्स और पीजेंट्स के साथ रहकर उनके जीवन और प्रोडक्टिव लेबर को समझना चाहिए। इसलिए बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड में भेजा गया। वहाँ वे एग्रीकल्चर और मैनुअल वर्क में पार्टिसिपेट करते थे और रूरल पॉपुलेशन के साथ रहकर उनके एक्सपीरियंसेस को से सीखते थे ना। इसका जो पर्पस था कि एजुकेटेड अर्बन पॉपुलेशन और रूरल वर्कर्स के बीच गैप कम हो और स्टूडेंट्स को लेबर, एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिले। इस मूवमेंट को बाद में डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट के रूप में भी जाना गया। हालांकि ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशल टेंशन्स भी बढ़ी और कई इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स और ऑफिशियल्स को परसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ा। इस तरह 1966 से 1976 का जो पीरियड है चाइना के पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री का एक बहुत सिग्निफिकेंट फेज बना। और इसके बाद चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक और बड़ा बदलाव आया। ठीक है, नंबर थर्ड है यहाँ जो बदलाव से हम बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ के बाद चाइना की जो लीडरशिप थी वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और डेंग शॉपिंग के लीडरशिप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को नई डायरेक्शन मिली। 1978 से चाइना ने रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप की प्रोसेस शुरू की। ठीक है, अब चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक मेजर चेंज आया। पहले जहाँ सेंट्रल प्लानिंग और स्टेट कंट्रोल का डोमिनेंट रोल था, वहीं अब मार्केट फोर्सेज, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड को इकोनॉमी में ग्रेटर इंपॉर्टेंस मिलने लगी। ठीक है, लेकिन चाइना ने सोशलिज्म को कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया था ना। उसका अप्रोच था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और साथ में ही जो उसकी कमिटमेंट है सोशलिज्म की तरफ वो भी पूरी की जाए। ठीक है, इसमें अब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आए। रिफॉर्म्स की शुरुआत सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से हुई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान बनाई गई कम्यून्स में लैंड कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज की जाती थी ना। रिफॉर्म्स के बाद इस सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव किया गया और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब कम्यून्स लैंड को छोटे प्लॉट्स में डिवाइड किया गया और इन प्लॉट्स को इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को यूज़ करने के लिए एलोकेट कर दिया गया। लेकिन हाउस होल्ड्स को लैंड की ऑनरशिप नहीं दी गई थी, उन्हें केवल लैंड के यूज़ का राइट मिला था। यानी कि जो ऑनरशिप कलेक्टिव या स्टेट फ्रेमवर्क में रही थी, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों को दे दी गई थी, मतलब सब अपना अपना देखेंगे। ठीक है, अब हाउस होल्ड अपने एलोकेटेड प्लॉट पर प्रोडक्शन डिसीजंस ले सकता था। मतलब जो फार्मर्स होते थे उन्हें जो भी ज़मीनें अलॉट की गई थी वो उस पर क्या उगाना चाहता है, क्या ग्रो करना चाहता है, तो वो उसका खुद डिसीजन ले सकता था। और स्टिपुलेटेड टैक्सेस या रिक्वायर्ड पेमेंट गवर्नमेंट को देने के बाद लैंड से होने वाली रिमेनिंग इनकम हाउस होल्ड अपने पास रख सकता था। मतलब जो भी प्रोड्यूस होता था उसमें से जो टैक्स देना ज़रूरी होता था वो टैक्स दे के बाकी सारा वो अपने पास रख सकते थे। इससे फार्मर्स को प्रोडक्शन बढ़ाने का डायरेक्ट इंसेंटिव मिला। अगर फार्मर ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता तो एडिशनल इनकम का बेनिफिट भी उसे मिलता था। ठीक है, इस चेंज के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसमें फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेस की। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ रूरल चाइना में टाउनशिप और विलेज इंटरप्राइजेज यानी टीवीईज का भी रैपिड ग्रोथ हुआ। इन इंटरप्राइजेज ने रूरल एरियाज़ में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और अदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया। इससे रूरल पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर के अलावा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी और रूरल इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का इंपॉर्टेंस भी बढ़ा। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात करें तो पहले जो मेजर इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज यानी एसओईज का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट इंटरप्राइजेस को धीरे धीरे ग्रेटर फ्रीडम और स्पेस दिया गया।
एसओईज को तुरंत ख़त्म नहीं किया गया ना, लेकिन उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब उन्हें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी थी, कॉस्ट कंट्रोल करनी थी और मार्केट में दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ compete करना था। मतलब कि गवर्नमेंट के बनाए हुए जो भी वो थे एंटरप्राइजेस थे, उनको अब compete करना था फॉर बेटर प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, इम्प्रूवमेंट इन गुड्स। इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपटीशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिला। अब हम नेक्स्ट इसमें जो बात करते हैं रिफॉर्म्स में है, वो है ओपन डोर पॉलिसी की। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के साथ चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी खोलना शुरू किया। इसी अप्रोच को हम ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। ओपन डोर का सिंपल मीनिंग है इकोनॉमी पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाना। चाइना ने फॉरेन कंट्रीज से कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को एक्टिवली इंकरेज करना शुरू किया। गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था ना कि फॉरेन कैपिटल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चाइना में लाया जाए ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन चाइना ने अपने सोशलिस्टिक फ्रेमवर्क को कम्प्लीटली अबेंडन नहीं किया था ना अभी तक। यानी फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भी चाइना ने सोशलिज्म के प्रति अपनी जो कमिटमेंट थी उसको बनाए रखी थी। इस ओपनिंग अप के कारण चाइना धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होने लगा। नेक्स्ट इस रिफॉर्म में बात करते हैं फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी की, ठीक। क्योंकि इसमें क्या है कि जब अब सवाल ये है ना कि चाइना फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा था। क्योंकि देखिए डेवलपिंग इकोनॉमी में फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल और इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस मिल सकता है। फॉरेन कंपनीज ने चाइना में फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की। इससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी, न्यू टेक्नोलॉजी आई और चाइना इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क से इंक्रीजिंगली कनेक्टेड होने लगा। यही प्रोसेस आगे चलकर चाइना के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं इकोनॉमिक जर्नी में, डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। रिफॉर्म प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था डुअल प्राइसिंग का। इसका मतलब ये था कि प्राइसेस को दो डिफरेंट वेज से डिटरमाइन किया जाता था। एक तरफ था गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस और दूसरी तरफ था मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। इसे एक एग्जांपल से आप समझिए कि मान लीजिए किसी फार्मर को गवर्नमेंट ने कहा कि उसे अपने प्रोडक्शन का एक फिक्स्ड हिस्सा यानी फिक्स्ड क्वांटिटी गवर्नमेंट को एक तय प्राइस पर देना है। इस हिस्से पर गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस लागू होगा, मतलब गवर्नमेंट जो कहेगी उतना ही प्राइस वो देगी, ठीक है। लेकिन फार्मर ने अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया तो उस एडिशनल आउटपुट को वो मार्केट प्राइस पर बेच सकता है। मान लीजिए जैसे फार्मर ने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसमें से कहा है कि हमें 600 यूनिट्स तो हमें ही चाहिए, वो भी एक फिक्स प्राइस पर, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग 400 यूनिट्स है ना, उसको फार्मर मार्केट में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर सेल कर सकता है और बाकी जो 600 है जो गवर्नमेंट ने पहले ही बोल रखा था उसको फार्मर को गवर्नमेंट की ही बताई हुई प्राइस पर उतना क्वांटिटी बेचना पड़ेगा। इसी तरह रिफॉर्म पीरियड में कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस पर खरीदे और बेचे जाते थे, जबकि अदर जो ट्रांजेक्शन्स थे वो मार्केट प्राइस पर होने लगे। इस तरह चाइना ने एग्जिस्टिंग प्लान प्राइसिंग सिस्टम को एकदम से ख़त्म नहीं किया था, बल्कि मार्केट प्राइसिंग को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया। इससे प्रोड्यूसर्स को मार्केट इंसेंटिव्स मिलने लगे और इकोनॉमी धीरे धीरे मार्केट ओरिएंटेड डायरेक्शन में आगे बढ़ गई। नंबर 5 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब रिफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, है ना। SEZ एक कंट्री के अंदर ऐसा स्पेशल एरिया होता है जहां बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को बाकी जो एरियाज़ है ना, मतलब उसी कंट्री की बाकी जो एरियाज़ है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए मिल जाती हैं। चाइना ने SEZ को खास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करने के लिए इस्टेब्लिश किया था। 1980 में चाइना ने 4 मेजर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किए थे, शेंजन, जुआई, शांतो और शामिन। इन लोकेशन का सिलेक्शन भी स्ट्रेटेजिक था। शेंजन हांगकांग के पास था, जुहाई मकाओ के पास था और शांतो और ज़मेन ताइवान के रिलेटिवली क्लोज थे ना। इन एरियाज़ के लोकेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें अट्रैक्टिव बनाया। SEZ में क्या स्पेशल था, देखिए SEZ में फॉरेन इन्वेस्टर को कंपैरेटिवली फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट दिया गया। फॉरेन कंपनीज यहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकती थी, कैपिटल लगा सकती थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकती थी और गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकती थी। इससे SEZ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, टेक्नोलॉजी आया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, एट द एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गया। अब देखते हैं कि चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर चाइना के रिफॉर्म्स को ओवरऑल देखिए तो 1978 के बाद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया ना।
पहले चाइना की इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग और स्टेट कंट्रोल का डोमिनेंट रोल था। गवर्नमेंट मेजर रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी और प्रोडक्शन और रिसोर्स एलोकेटिंग में सेंट्रल प्लानिंग इंपॉर्टेंट थी। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद मार्केट फोर्सेस को ग्रेटर इंपॉर्टेंस मिली, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को ग्रेटर स्पेस मिला, एसओई को कंपटीशन फेस करना पड़ा और फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को एक्टिवली इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ चाइना ने इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट किया और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने इकोनॉमिक कनेक्शंस को मजबूत किया। ओपनिंग अप का जो ब्रॉडर मीनिंग है वो ये है कि इकोनॉमी पर रिस्ट्रिक्शंस कम करना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंगेज करना, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंकरेज करना, एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना शामिल था। इसी को हम ओपनिंग अप कहते हैं। इस तरह चाइना की डेवलपमेंट जर्नी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दिया। सेंट्रली प्लान्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ओर, ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में बढ़ना, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। और यही रिफॉर्म्स आगे चलकर चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की फाउंडेशन बने। यहाँ आपका चाइना का डेवलपमेंट जर्नी जो है फ्रॉम हिस्ट्री टू टिल नाउ उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पाकिस्तान का भी सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।